ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। एक बड़े मशहूर शायर का एक शेर है, जुल्म और सितम के दौर में इनकलाब हमारा नारा है। मुझे लगता है ये बात जब उस शायर ने कही होगी, जुल्म सितम के दौर में इनकलाब हमारा नाता है, तो पक्के तरीके से उसे उस ज़माने में शायद मेहंदी हसन मंसूरी जैसे लोगों के विषय में मालूम होगा। मेहंदी हसन मंसूरी मीर विहार क्षेत्र में कार्य क्षेत्र करते हैं, वैसे समाज सेवी हैं, दिल्ली के प्रमुख और बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक है। बड़ी पार्टियों के साथ आमतौर पे उनका जुड़ाव रहा। फिलहाल वो एक नेशनल पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, और कई सारी मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं से भी वो जुड़े हुए हैं। मंसूरी समाज की तो एक बड़ी यूनियन जो सबसे बड़ी है उसके भी अध्यक्ष हैं। लेकिन बढ़िया बात के लिए, जिस बात के लिए वो मशहूर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो या अपनी पार्टी या बेगानी पार्टी कांग्रेस या सपा, उस पर बेबाक बात कहना उनकी आदत है, सच का साथ देना उनकी आदत है। अगर उनको ये लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है तो सरकार की पीठ थपथपाने के लिए मौजूद है। अगर उनको लगता है उनकी पार्टी ने बुरे काम किए तो वो अपनी पार्टी की भी आलोचना करने को तैयार है। अगर उनको लगता है कि सरकार ने गलत काम किए हैं तो बेबाक बोलने से भी पीछे नहीं हटते। हम बात करते हैं इसी मुद्दे पे। सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे से शुरू करते हैं। मेहंदी भाई, काफी पकड़ रहती है आपकी राष्ट्रीय मुद्दे पे। सरकार ने अभी हाल ही में 25 मंत्री न करे, और तकरीबन के विषय में अगर हम सोशल मीडिया के एक चैनल पे जाए तो वो कह रहा है कि जी विभीषणों के मंत्री हैं, सब अलग अलग राजनीति दलों से होकर आए हुए। तो क्या मतलब अब आरएसएस वाले कम रह गए हैं, ये भाजपा वाले कम रह गए हैं जो अब बीजेपी को इस बात की जरूरत पड़ी? क्या महसूस करते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जो अभी हुआ है जी, और पुराने चेहरे को बदल के नए चेहरे लाए गए हैं जी जी, तो इससे एक बात तो ये साबित होती है बीजेपी में जी कि अब बीजेपी के मालिक सिर्फ दो हैं जी, एक नरेंद्र मोदी जी और एक अमित शाह जी, बाकी सब नौकर हैं जी ये लोग, ये किसी को भी बदल सकते हैं। इन्होंने रविशंकर प्रसाद को देखा कि भाई ये बहुत बड़ा चेहरा बनता जा रहा है या भारी होता जा रहा है, उसको चेंज कर दिया। प्रकाश जावड़ेकर को चेंज कर दिया और डॉक्टर हर्षवर्धन को चेंज कर दिया, और अब नए नए चेहरे ले आए जी। इसका मकसद ये होता है कि अब ये लोग जो थोड़ा सा भारी नजर आएगा ये उसको हटा देंगे ताकि ये मालिक बने रहें। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह, चोर चोर मौसेरे भाई, इसे हटा के उसे लगा दो, क्या 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 निकालोगे? बात तो वहां की वहीं है। बात तो आज बात तो वो है, आज देश दो भागों में बटा हुआ है, और दो भाग मतलब एक सेकुलर पक्ष है और एक हिंदुत्ववादी है। एक वो लोग हैं जो देश की सभ्यता को बचाना चाहते हैं, वो लोग हैं जो देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, संविधान को, जी, जो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो संविधान को आग लगा रहे हैं जी। ये वो लोग हैं, इनमें चोर चोर मौसरे भाई जो भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने जंतर मंतर पे उसके संविधान की कृतियां जलाई हैं जी। ये वो लोग हैं, ये संविधान को ना कल मानते थे ना आज मानते हैं। ये वो लोग हैं जो सब, जिन्होंने कितनी वीडियो हमने देखी, इन्होंने भारत का झंडा जलाया है। इन्होंने 57 साल तक आरएसएस वालों ने अपने हेडक्वार्टर पर भारत का झंडा नहीं लगाया जी। अब तो ये सरकार आ गई, लोग कहने लगे, बहुत लोगों ने जो है चर्चा होने लगी, तब इन्होंने लगाया है। इनकी सोच में खोट छुपी है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये दोस्त नहीं है। ये तो बदकिस्मती है इस देश की कि ऐसे लोगों के हाथ में सरकार चली गई। ये वो लोग हैं जो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये लोग, इन्होंने आज स्थिति ये कर दी कि आज जो है इस लोकतंत्र के, हमारे देश के लोकतंत्र के चारों पिलर डैमेज हो गए जी। आज हम मीडिया की बात कर लें, आप मीडिया से आते हो जी जी। क्या बचा है? सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, प्रमुख चैनल स्क्रिप्ट ले लेते हैं, प्रमुख चैनल जो जिन्हें लोगों की खबरें दिखानी चाहिए वो सरकार की वाहवाही करने में लगे हैं जी। वो मोदी को भगवान बनाने में लगे हैं। वो समझते हैं कि अभी मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हम इनको प्रधानमंत्री से आगे इनको भगवान बना दें। अब वैसे भी उनकी जो है, मैं व्यक्तिगत कुछ कहना नहीं चाहता, वैसे भी उन्होंने चेहरा ऐसा बना लिया है कि शायद वो उनकी अब पूजा होने लग जाए, चाहे शायद अंधे भक्त उनकी पूजा करते हो। तो लिहाजा ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को कुछ नहीं पता, और जिस दिशा में ये ले जाना चाह रहे हैं वहाँ अंधकार है, वहाँ देश का नाश होना है। कार्यपालिका भी अपना कर्तव्य और अपना ईमानदारी, ये तो एक शेर मुझे याद आ गया जी। ये तो वो लोग हैं कि ये इक़्तिदार के भूखे, ये नफरतों के वजीर, बला से इनकी हिंदुस्तान रहे ना रहे। बहुत
बहुत ये तो वो लोग हैं, हिंदुस्तान बचे, हिंदुस्तान में आ, इनको ये मालूम है पहले, अब से पहले आज 70 सालों की आज़ादी में सारी पार्टियां वोट मांगती थी विकास के नाम पे। नेता कहते थे हमने ये काम कराया है इसलिए हमें वोट दे दो, हमने ये प्रोग्रेस कराया हमने इसलिए हमें वोट दे दो, हमने सड़कें बनवाई, हमने स्कूल बनवाए। आज ये बीजेपी वाले बता दे कोई सड़क बनाई हो तो, क्यों? विकास से मतलब नहीं है। क्या वो को तंग करके उनके ऊपर अत्याचार करके बड़े भाग को खुश कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। सिर्फ इनकी ये सोच है। आज कुछ नहीं बचा है। आज ये वो दौर है जब सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसी हालत में देश पहुंच गया है। अब तो सिर्फ मेरी उन सेकुलर लोगों से गुजारिश है, उन्होंने उठाए हैं, जिला पंचायत के लोग, पुलिस ने उठाए हैं, यानी पुलिस के प्रभाव से, सत्ता का प्रभाव दिखा के तब ये जो है वो बनाए गए हैं। तो यूपी का तो और बुरा हाल है। यूपी में वो बैठे हैं, उनका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एक वहां मुख्यमंत्री, उनकी बहन उनको 25 साल से राखी नहीं बांध पाई। तो ऐसे लोग जो रिश्तों की ये लिहाज जानते हो, जिस शादी उन्होंने करी नहीं है, बहन भाई को वो जानते नहीं, बाप को वो जानते नहीं, वो बाप के संस्कार में नहीं गए, वो जाके उसके क्या नाम है अयोध्या तीसरे दिन पहुंच जाते हैं, वहां मंदिर में लंबे लेट जाते हैं जाके, लेकिन उनके बाप का जब संस्कार हुआ तो वो अपने बाप के संस्कार में नहीं गए। तो ऐसी सोच के तो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या होगा? 4 साल पहले तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम में बैरभाव करा के यूपी की सत्ता हासिल कर ली, पहली बार पूरी जिंदगी में। अब 6 महीने बाद फिर यूपी के चुनाव में सभी पार्टी लगी। कैसा लग रहा है, कौन सी पार्टी इस समय आपको लगता है कि ज्यादा आक्रोश के साथ जनता के जज्बातों को अपने साथ ले जाएगी? फिर बीजेपी आएगी या कोई दूसरी? बीजेपी अब नहीं आने वाली। आज जो है ना करीब जो है 6-7 महीने से 7 महीने किसानों को हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए। सबसे बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे बड़ा कोई वर्ग है तो किसान है। इनको वो किसान नजर नहीं आता। किसान बॉर्डरों पर बैठे, सारे बॉर्डरों पे आज भी बैठे हैं, इतने लंबे समय से बैठे हैं। वो अपना अधिकार मांग रहे, वो लूट नहीं रहे। वो पुराना कानून बदलने की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि पुराना ये कानून तो आप इसे बदलो, नहीं, जो नए कानून उन पर थोपे जा रहे हैं वो उनको रोकने की बात कर रहे हैं। इनकी वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। इनको दौड़ा के मारेंगे किसान उत्तर प्रदेश में। और आज बड़े स्पष्ट बहुमत से, 6 महीने के बाद चुनाव है, आप लिख के जेब में रख लेना, बड़े स्पष्ट बहुमत से 300+ सीटें लेके समाजवादी गठबंधन आएगा। आप मेरी बात दायरे में लिख के रख लो। जिस तरीके से किसान ये श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इतनी हाई तौबा, इतना पैसा इधर करने के बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाई और उसमें किसानों को जो करना, आपको लगता है कि किसान ये वाले हालात यूपी में पैदा कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। देखिए, बंगाल की बात मैं आपको बता दूं, वो सिंगूर वाला जो आंदोलन हुआ था, जो टाटा ने नैनो की फैक्ट्री लगाई थी, वो बड़ा लंबा चला था। वहां भी किसानों के साथ, किसान प्रधान प्रदेश है वो भी, वहां बहुत लंबा, अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लंबा जो है आंदोलन वहीं पे हुआ था, सिंगूर वाला। तो इसलिए वहां किसान मायने रखता है, और जब वो किसान मायने रखता है तो उसकी वहां पकड़ है, और उसकी पकड़ ने वो काम किया है, वो श्रेय किसानों को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उस काम को किसान उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। और मैं तो कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब ये घूमेंगे बीजेपी वाले तो इनको घूमना भी आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बात हो और ओबीसी के चुनाव लड़ने की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगा। देखिए, आप भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, ओबीसी की पार्टी भी वहां पे कूद पड़ी है कि जी हम भी 100 सीटों के ऊपर लड़ेंगे। क्या देखते हैं आप इस नजरिए से? क्या मुसलमान अलग अलग वर्गों में बटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये हम नहीं कह सकते। सबका अपना अधिकार है। कई तरह की पार्टियां हैं, कोई दलित के नाम पे पार्टी है, कोई बैकवर्ड के नाम पे पार्टी है, कोई हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी है, कोई संविधान के रही मतलब के कांग्रेस पहले तो संविधान के नाम पे ही थी, आज़ादी के नाम पे आई थी, लेकिन अब वो कुछ अपना पैटर्न बदल ले तो उनकी मर्जी है। तो अलग अलग मिशन को लेके पार्टियां हैं। ओवैसी भी अपने मिशन को लेके हैं, वो भी मैदान में उतरे हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ हो सकता। उसमें बिहार में कुछ मिल गया था, बंगाल में नहीं मिला, अब यहाँ भी अल्लाह बेहतर जाने कुछ मिलेगा नहीं मिला, लेकिन उनका संवैधानिक अधिकार है, हम उसको नहीं मना करते। लगता है कि वो फला पार्टी की टीम बी की तरह काम करते हैं। देखिए, पार्टी टीम बी की तरह मैं तो नहीं कहता, मैं तो इन बातों को नहीं कहता, क्योंकि सबका अपना अधिकार है,
सबका अपना देश है, सबका संवैधानिक अधिकार है, तो वो अपने अधिकार के तहत वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। और कई प्रदेशों में उनका मामला है भी, कहीं 1-2 MLA आगे, कहीं 4 आगे, जो भी हुआ है। बहरहाल यहाँ उनका प्रदर्शन अगर सही रहेगा या वो सही अपनी बात समझा पाएंगे तो हो सकता है यहाँ भी खाता वाता खुल जाए। टॉपिक छोड़ते हैं, हम वापस आते हैं तरह कोरोना के समय में। जिस समय कोरोना का समय रहा अभी पीछे मुश्किल से 3 महीने तक, तो देश के अंदर, भारत के अंदर जितने लोग मरे उतने ब्राजील में, फ्रांस में, इवन पेरिस के अंदर भी इतने लोग नहीं मिले जितने अकेले भारत के अंदर लोग गुजरे इस कोरोना। तो क्या सरकार व्यवस्था नहीं संभाल पाई या वो मरीज ही ज्यादा गहरे हो गए थे? इन मरीजों के प्रति जो मृतक हुए, जिनके लाशें नदियों के अंदर बह रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे दफनाने और जलाने के लिए, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, कोरोना के मामले में सरकार बिल्कुल फेल रही है, बिल्कुल पूरी तरह सरकार फ्लॉप हुई है। इनसे ना तो कोरोना रोका गया, ना ही इनसे कोरोना को संभाला गया, ना ही इनसे जो है उसके कुछ इंतजामात किए गए। ये लोग सिर्फ जो है ना, शुरू में जब कोरोना आया तो ये जमात वालों के पीछे लग गए, ये मरकज के पीछे लग गए, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये कोरोना को भी हिंदू मुसलमान करना चाहते थे। इनको तो हिंदू मुसलमान करने पे वोट मिलता है, इनको हर चीज को जो है हिंदू मुसलमान के चश्मे से दिखाना पब्लिक को। इनका लक्ष्य सिर्फ नफरत फैलाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देश के दोस्त नहीं है, ये देश के दुश्मन है। और रहा सवाल उसका, क्या नाम है, इनके आज के जो डेड बॉडियां गंगा में बहा दी गई। देखिए साहब, बहुत ज़्यादा गहराई में ये जो है ना ऐसा मुद्दा है, जज्बात से जुड़ा मुद्दा है, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। सब लोगों के अपने करीबी जो है इस दुनिया से गए हैं, कोरोना में बहुत मौतें हुई हैं, लेकिन इससे बड़ी सरकार की कोई नाकामी नहीं हो सकती। जो सरकार, जो गंगा में बहती हुई लाशें मिली, जो गंगा के किनारे मिली, और उस ये तो लोगों ने देख लिया, उसके बाद कहाँ कहाँ फेंका गया, जेसीबी से डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। तो ये सारी सरकार की नाकामी है, और ये अजाब ही, इस अजाब की वजह से ही हर्षवर्धन को जो है कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि कुदरत भी देख रही है, ऊपर वाला भी देखता है कि हमें क्या जिम्मेदारी मिली थी और उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल, मोदी सरकार के जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, टीके लगवा लिए, फलाना मोदी जी ने टीके लगवाए, धन्यवाद टीके के लिए। क्या लग रहा है कि दिल्ली के सारे लोगों को वैक्सीन लग गई? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अब इस बार आपस में कोई भाईचारा स्थापित करा, वरना तो उनके झगड़े ही होते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार का काम है तारीफ करना, तारीफ करवाना, मीडिया वालों से तारीफ करवाना, अपनी वाहवाही करवाना, अपने आप को भगवान कहलवाना। देखिए साहब, आप मीडिया वाले हैं, आप खुद रेसो लगा लीजिए। देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ भी कोरोना तो सब जगह था, कितने % लोगों को वहाँ लगा वैक्सीन, कितने % यहाँ लगा? मैं तो समझता नहीं हूँ। अगर ये परसेंटेज का आप हिसाब लगाओगे ना, तो पूरे दुनिया के सारे देशों में सबसे पीछे हिंदुस्तान मिलेगा। इतने पीछे नहीं, क्योंकि 136 नंबर पे है। हाँ, तो बहुत पीछे है, 136 नंबर। इतने ही देश हैं, बाकी तो बहुत छोटे छोटे टापू ही हैं भाई। 136 ही बड़े देश हैं, बाकी तो बहुत छोटे। तो अगर आप परसेंटेज का लगाओगे तो ये तो बहुत पीछे। ये तो कहते हैं क्योंकि 130-135 करोड़ की आबादी का देश है, इतने करोड़ लगे। अरे भाई, परसेंटेज तो बताओ, दूसरे देश में कितने % लगा रहे, इसमें कितने ना। और पूरी दुनिया फ्री टीके लगवा रही है, और ये जगह जगह होर्डिंग लगा कह रहे हैं फ्री में टीका लगवा रहे हैं, मोदी जी फ्री में लगवा रहे हैं। भाई, क्या मतलब इस बात का? अभी तुम यहाँ भी राजनीति करो। बड़े देश ने, चीन जैसे बड़े देश ने भी टीके लगाए, पर होर्डिंग बोर्ड वहां पे लग के जय जयकारा नहीं हुआ साहब। ये हमारे यहाँ, हाँ, ये हमारे यहाँ हुआ। टीके की कमी देखने के लिए हम सब जगह पे गए, तकरीबन जगह पे टीके की हाय ताकि कि कम होने की चीजें नजर आई। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा दिल्ली में, जब सरकार टीके नागरिकों को लगने को नहीं दे रही है? अपने आसपास के दर्शकों, आप अपने आसपास के 10 में से 5 लोगों से पूछिए, तकरीबन 3 लोगों को तो टीके ही नहीं लगे होंगे, या तो उन्हें मिल नहीं पा रहा है या वो पहुंच नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? आखिर मुद्दा ये है कि टीके तो लगेंगे तभी सही में दिल्ली में कोरोना खत्म होगा। देखिए, ये झूठे लोग हैं जी। हम राज्य सरकार की भी बात कर रहे हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं जी। राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार वो नहीं लगा रही, होर्डिंग नहीं लगा रही जी। मैं आम आदमी का नहीं हूँ, समाजवादी का हूँ, लेकिन राज्य सरकार होर्डिंग नहीं लगवा रही, वाहवाही नहीं लूट रही। राज्य सरकार को भी टीके यही दे रहे हैं भाई, सरकार पर टीके तो वही दे रहे हैं, तो इसलिए उनको किसी कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन बीजेपी वाले, इनसे बड़ा झूठा नहीं हो सकता, हर बात पे इनका झूठ छुपा है। एक राहत इंदौरी जो है चले गए बेचारे, उनकी लाइनें मुझे याद आ रही, वो कह के मैं जो है अपनी बात खत्म कर दूंगा।
नवेद भाई, जी। ये वो लोग हैं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, जी झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, जी। शहर में ऐलान हुआ है सच बोलो, जी। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे बोर्ड लगा है सच बोलो। पहले तो तुम इतने टूट के कब मिलते थे, जी। आखिर आज इरादा क्या है सच बोलो। और डूबने वालों, बीजेपी वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, डूबने वालों गंगा जी तो अपनी है, डूबने वालों गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। ये लोग नाव में छेद कर रहे हैं, ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। कोई भी मसला हो, चाहे कोई जज्बात से जुड़ा मसला हो, चाहे कोई कैसा मसला हो, हर सारे मसलों में ये लोग राजनीति करते हैं और सारे मसलों में भी जो है धर्म को बीच में घुसेड़ते हैं और हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना के, क्योंकि इनको सिर्फ जो है इनका पैटर्न ही वो है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना के नफरत फैला के ये वोट लेना चाहते हैं और वो ये लोग लेते हैं। अच्छा, एक अफवाह उड़ी भी है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके साथ आपके जूनियर के तौर पे काम कर चुके हैं। मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक आयोग क्या कर रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग का अब तक जो जितने अध्यक्ष बने हैं वो बड़े अधिकारी बने हैं, IAS बने हैं, उनका अपना तरीका था। जी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जी। लेकिन वो एक बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, एक सिस्टम में रहते थे। सिस्टम में रहते थे। जी। लेकिन आज जिसको अध्यक्ष बनाया गया है वो मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को जो है अवेयर कर रहे हैं। अच्छा। मोहल्ले मोहल्ले जाके पूरे दिल्ली में वो घूम रहे हैं। आज भी उनकी मीटिंग यहाँ परेड नगर गया, ना ही इनसे जो है उसके कुछ इंतजामात किए गए। ये लोग सिर्फ जो है ना, शुरू में जब कोरोना आया तो ये जमात वालों के पीछे लग गए, जी। ये मरकज के पीछे लग जी, गए, जी, जी। जबकि उनसे कोई मतलब नहीं था, जी। क्योंकि ये कोरोना को भी हिंदू मुसलमान करना चाहते थे। इनको तो हिंदू मुसलमान करने पे वोट मिलता है, जी। इनको हर चीज को जो है हिंदू मुसलमान के चश्मे से दिखाना पब्लिक इनका को। लक्ष्य नफरत फैलाना। इनका लक्ष्य सिर्फ नफरत फैलाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देश के दोस्त नहीं है, ये देश के दुश्मन है। रहा सवाल उसका, क्या नाम है, इनके आज के जो 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 डेड बॉडियां गंगा में बहा दी गई। जी। देखिए साहब, बहुत ज़्यादा गहराई में ये जो है ना ऐसा मुद्दा है, जज्बात से जुड़ा मुद्दा है, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। सब लोगों के अपने करीबी जो है इस दुनिया से गए हैं, कोरोना में बहुत मौतें हुई हैं, लेकिन इससे बड़ी सरकार की कोई नाकामी नहीं हो सकती। जो सरकार, जो गंगा में बहती हुई लाशें मिली, जो गंगा के किनारे मिली, और उस ये तो लोगों ने देख लिया, उसके बाद कहाँ कहाँ फेंका गया, JCB से डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। तो ये सारी सरकार की नाकामी है, और ये अजाब ही, इस अजाब की वजह से ही हर्षवर्धन को जो है कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि कुदरत भी देख रही है, ऊपर वाला भी देखता है कि हमें क्या जिम्मेदारी मिली थी और उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभा रहे हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ आता हूँ, दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल, मोदी सरकार के जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, टीके लगवा लिए, फलाना मोदी जी ने टीके लगवाए, धन्यवाद टीके के लिए। क्या लग रहा है कि दिल्ली के सारे लोगों को वैक्सीन लग गई? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अब इस बार आपस में कोई भाईचारा स्थापित करा, वरना तो उनके झगड़े ही होते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार का काम है तारीफ करना, तारीफ करवाना, मीडिया वालों से तारीफ करवाना, अपनी वाहवाही करवाना, अपने आप को भगवान कहलवाना। देखिए साहब, आप मीडिया वाले हैं, आप खुद रेसो लगा लीजिए। देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ भी कोरोना तो सब जगह था, कितने % लोगों को वहाँ लगा वैक्सीन, कितने % यहाँ लगा, मैं तो समझता नहीं हूँ। अगर ये % का आप हिसाब लगाओगे ना, तो पूरे दुनिया के सारे देशों में सबसे पीछे हिंदुस्तान मिलेगा। इतने पीछे नहीं, क्योंकि 136 नंबर पे है। हाँ, तो बहुत पीछे है, 136 नंबर। वो इतने ही देश हैं, बाकी तो बहुत छोटे छोटे टापू ही हैं भाई। 136 ही बड़े बड़े देश हैं, बाकी तो बहुत छोटे। तो अगर आप % का लगाओगे तो ये तो बहुत पीछे। ये तो कहते हैं क्योंकि 130-135 करोड़ की आबादी का देश है, इतने करोड़ लगे। अरे भाई, % तो बताओ, दूसरे देश में कितने % लगा रहे, इसमें कितने ना। और पूरी दुनिया फ्री टीके लगवा रही है, और ये जगह जगह होर्डिंग लगा कह रहे हैं फ्री में टीका लगवा रहे हैं, मोदी जी फ्री में लगवा रहे हैं। भाई क्या मतलब इस बात का? अबे तुम यहाँ भी राजनीति करो। बड़े देश ने, चीन जैसे बड़े देश ने भी टीके लगाए, पर होर्डिंग बोर्ड वहां पे लग के जय जयकारा नहीं हुआ साहब। ये हमारे यहाँ नहीं। हाँ, ये हमारे यहाँ हुआ।